हाय स्टूडेंट, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में कंपनी ऑडिट आपका टॉपिक शुरू करवा दिया था। आगे आज इसको कंटिन्यू करते हैं। कंपनी ऑडिट, किसी कंपनी का हमको अंकेक्षण करना है। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपको कंपनी एक्ट 2013 आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें आपको पढ़नी है सेक्शन 139 टू 148, धारा 139 से 148 तक की धाराएं आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, ये भी आपको पढ़ने रहेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। क्लियर है यहाँ तक का? सबसे पहली सेक्शन मैं आज आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसका नाम है कंपनी अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता। कंपनी अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, कि कंपनी की ऑडिट करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होता है, कौन कंपनी की ऑडिट कर सकता है और कौन कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। ये दोनों बातें हमें धारा 141 में पढ़नी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबके टॉपिक से समझ में आ रहा है? क्या समझे बताओ? टॉपिक क्या कह रहा है, क्या समझे भाई? नहीं, सीए खुद अपने आप में एक योग्यता है। कंपनी की ऑडिट करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है भाई? हर कोई थोड़ी ऑडिट कर सकता है। आप मरीज हो मान लीजिए और सीए के पास जाओ, सीए साहब दवाई लिख दो, तो मरीज हो तो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि उसका इलाज करने के लिए योग्य कौन है? डॉक्टर है। अब डॉक्टर भी कई तरीके के होते हैं। आप आंखों के डॉक्टर के पास जाके कह रहे हो साहब आजकल सीने में दर्द सा रहता है, तो कहेगा यार हार्ट वाले के पास है, मेरे पास क्या करने आए हैं। ऐसे सीए की भी वैरायटी होंगी, समझ रहे हो आप? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सीए है, मतलब जो चार्टेड अकाउंटेंट है फिर भी ऑडिट नहीं कर सकता। अब आंखों का डॉक्टर है पर दिल का इलाज कैसे करेगा? आप कैसे, तू डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर होने से क्या होता है भाई? तो योग्य होके भी क्या हो सकते हो आप? अयोग्य। तो हमें ये दो चीजें पढ़नी है कि कौन ऑडिट करने के लिए योग्य है और कौन अयोग्य है। योग्यता को हम पढ़ेंगे धारा 141 की उपधारा 1। ये जो ब्रैकेट में आता है इसको अपन क्या कहते हैं? उपधारा। समझ में आ गया? ये तो क्या हो गई आपकी धारा और ये क्या है? उपधारा। और एक पढ़ेंगे हम किसमें? धारा 141 की उपधारा 2 में। तो बताओ योग्यता किस किस में दी हुई है? धारा 141 की उपधारा 1 और उपधारा 2। समझ में आ गया? अच्छा, ये धारा उपधारा याद करनी है क्या या नहीं करनी? देखो ऐसा है, जब आरपीएससी ने उपधारा का क्वेश्चन पूछ लिया पिछली बार का, देखना पिछली बार का पेपर उठा के देखना, मेरी क्यों मानते हो? आरपीएससी की साइट मेरे कंट्रोल से तो है नहीं। साइट पे जाओ, पिछली बार का पेपर डाउनलोड करो, सेक्शन 143 की सब सेक्शन 15 आई थी। समझ रहे हो आप? तो ये तो अधीनस्थ बोर्ड है। और किसी को लगे यार ये तो याद वाद करना है तो टेढ़ा काम है, तो अपना कैरियर याद कर लो, अपने आप ही याद हो जाएगी। तो ये अच्छे से लर्न करनी है आपको, धारा भी करनी है और उपधारा भी। 99% चांस ये है कि उपधारा नहीं पूछेंगे, केवल क्या पूछेंगे? धारा। ठीक है, लेकिन वो एक रिस्क लेने वाली बात है। अयोग्यता की बात करें, अयोग्यता को भी 2 उपधाराओं में बताया गया है। धारा 141 की उपधारा 3 और धारा 141 की उपधारा 4।
समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं आज, योग्यता और अयोग्यता। धारा 141 की उपधारा 1, धारा 141 की उपधारा 2, धारा 141 की उपधारा 3 और धारा 141 की उपधारा 4। अब इनके साथ हमें और क्या पढ़ना है? धारा 141 की उपधारा 2 हमेशा पढ़ी जाती है, रीड विथ बताओ क्या पढ़ी जाती है? सेक्शन 145। समझ में आ रहा है? धारा 141 की उपधारा 2 जब तक धारा 145 नहीं पढ़ेंगे उसको पढ़ना क्या है? बेकार है। ये दोनों क्या है? शोले फिल्म के जय और वीरू हैं, साथ ही आएंगे, ये पढ़ना ही पड़ेगा। और धारा 141 की उपधारा 3 के साथ आपको पढ़ना रहेगा क्या? रूल 10 ऑफ कार 2014। कार की फुल फॉर्म बताओ, ये मालूम? ओपन बोर्ड एग्जाम। अब बताओ, देख के बता दो। सी कंपनी, ए ऑडिट, ए ऑडिटर्स, आर रूल्स। सही है? समझ में आ गया? तो ये अपन आगे से क्या बोलेंगे इसको? कार 2014। समझ आओगे? तो हमें इसका नियम नंबर क्या पढ़ना है? 10। बोलो कोई डाउट? आगे बढ़ूं? तो ये आज हमारी स्टडी का पॉइंट रहेगा, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं क्या? धारा 141 की उपधारा 1। धारा 141 की उपधारा 1 अर्थात कंपनी अंकेक्षक की क्या पढ़ने वाले हैं अपन? योग्यता, कि सब कंपनी की ऑडिट कौन कर सकता है। और ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, अब रिवीजन करवा रहा हूं। कंपनी की ऑडिट कौन कर सकता है? अब बताओ, कल पढ़े थे अपन, कौन कर सकता है? ओनली सीए, केवल चार्टेड अकाउंटेंट। तो कोई भी कंपनी हो, भले किसी भी तरह की कंपनी हो। अच्छा, कंपनियों के भी कई प्रकार होते हैं, नहीं समझे? रिलायंस लिमिटेड और सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, क्या फर्क है? जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड, वो कैसी कंपनी है बताओ? निजी कंपनी। और जिसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड, वो कैसी कंपनी है? सरकारी नहीं, सार्वजनिक। अब मजेदार बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे, नॉन कॉमर्स वाले तो चलो मासूम है, उन्होंने तो कंपनी का नाम यहां सुना है। कॉमर्स वाले भी चलो मासूम है, क्योंकि बेचारे बनवीक सीरीज पढ़ के गए थे। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम कि सरकारी और सार्वजनिक अलग अलग हैं। और पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया कि सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन क्या आया था कि सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन थे, कंपनी के सदस्यों द्वारा, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केग द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। 90% बच्चों ने आंसर क्या दिया? केग। और क्वेश्चन पूछा था सार्वजनिक, और आंसर दे रहे हो किसका? सरकारी का। समझ में आ रहा है? इन दोनों में फर्क है। तो पहले फर्क समझा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको आगे तकलीफ नहीं हो। आप मुझे बताओ, रिलायंस लिमिटेड में और सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आखिर फर्क क्या है? मैं कह रहा हूं हमारी कंपनी क्या है? निजी कंपनी है। जिसके नाम के आगे क्या लिख दिया? प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी कैसी हो गई? निजी। और जिसके नाम के आगे क्या लिख दिया? लिमिटेड, वो क्या हो गई? और कंपनियां 2 ही होती हैं बस, बाकी तो उसके क्या है? सब प्रोडक्ट है। बाकी क्या है? सब प्रोडक्ट है। जैसे नर और नारी 2 ही तो होते हैं। अब कोई कहे नहीं सब ये थोड़ा ओछा है, ये थोड़ा लंबा है, वो तो उनके सब प्रोडक्ट हो गए। यही बात है ना? क्या मैं जनता से
पैसे ले सकता हूं? मेरे मार्केट में शेयर इशू करके पैसे मांग सकता हूं? बाजार में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी कंपनी क्या है? निजी। तो निजी हो तो घर में बात करो, बाहर वालों से पैसा नहीं मांग सकते। आज अगर सर्जन इंस्टीट्यूट में पैसा लगाना है तो या तो मैं लगाऊंगा, या मनीष सर लगाएंगे, या उनकी बीबी लगाएगी, या मेरी बीबी लगाएगी, या यार दोस्त लगा लेंगे। जनता को हम इनवाइट नहीं कर सकते कि भाई हम मार्केट में आए और शेयर लेके आए कि भाई हमारे शेयर खरीद लो, हमको पैसा दे दो। हम जा ही नहीं सकते, ये प्रतिबंध है। समझ में आ गया? क्योंकि कंपनी कैसी है? निजी। पर जिसको जनता से पैसे लेने हैं तो वो कंपनी कैसी कहलाएगी? सार्वजनिक। समझ में आ गया? और जिसमें पैसा लगा हुआ है किसका? सरकार का, तो वो कैसी हो गई? सरकारी। सिंपल सी बात है। अभी इतना ही समझो, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोई डाउट बोलो, आगे बढ़े। तो सब ऑडिट कौन कर सकता है? ओनली सीए। और सरकारी कंपनी की ऑडिट कौन कर सकता है? हाँ बोलो बोलो। कैग। ये ही गलती करेंगे बच्चे। अगर क्वेश्चन आए कि सरकारी कंपनी का अंकेक्षक कौन नियुक्त करता है, तो आंसर होगा कैग। और क्वेश्चन आए कि सरकारी कंपनी का अंकेक्षण कौन कर सकता है? ओनली सीए। कंपनी कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई, उसकी ऑडिट कौन करेगा? चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे वो निजी हो, कोई भी हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सर आप ये सरकारी विभागों की ऑडिट आप करते हो क्या? आप हम जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप ऑडिट करने आओगे? मैंने विभाग कब कहा भाई? सरकारी विभाग अलग होते हैं और सरकारी कंपनी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कंपनी है क्या? आप जूनियर अकाउंटेंट बनोगे, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वो कंपनी है क्या? वो तो विभाग है। विभाग अलग है। कंपनी क्या होती है बताओ? एक सरकारी कंपनी का नाम बताओ। बीएसएनएल। बीएसएनएल नाम क्या क्या लिखा है? एल। एल बोले तो लिमिटेड। एचपीसीएल, बीपीसीएल, भेल, गेल, सेल, ये सब क्या है? सरकारी कंपनियां हैं जो कंपनी एक्ट में क्या है? रजिस्टर्ड है। लेकिन पैसा किसका लगा हुआ है? सरकार का। तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, चाहे चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे सरकारी हो, उसकी ऑडिट कौन कर सकता है? ओनली सीए। अब सीए भी कैसा होना चाहिए? जिसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, अभ्यास का प्रमाण पत्र हो। ये कल समझा दिया था। और प्रैक्टिस भी कैसे करे वो? ऑल टाइम। ऑल टाइम बोले तो पूर्णकालीन। कि फुल टाइम वो किस में होना चाहिए? प्रैक्टिस में होना चाहिए। इधर उधर नौकरी नहीं कर रहा हो। और कहां प्रैक्टिस कर रहा है? इन इंडिया। इंडिया में प्रैक्टिस करे। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? तो वो क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। ये क्वालिफिकेशन समझ में आ गई सबकी कि कंपनी की ऑडिट करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है? एक ऐसा सनदी लेखाकार जिसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का क्या है? प्रमाण पत्र है, और जो भारत में क्या करता है? अभ्यास करता है, अपना ऑफिस भारत में लेके बैठा हुआ है, वो कंपनी की ऑडिट कर सकता है। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? तो सर मतलब आप किसी भी कंपनी की ऑडिट कर सकते हो। इलिजिबल हूं, इलिजिबल हूं, पर इलिजिबल होना अलग बात होती है और ऑडिट आना। भाई आज मैं आपको ऐसे ऐसे सीए बता दूं, मैं तो चलो पढ़ा उड़ा के अपना पेट पाल रहा हूं। ऐसे ऐसे सीए बता दूं जो आपको अपने साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। अब रिलायंस का ऑडिटर है चतुर्वेदी जी, मुंबई में। पूरा जो एक बिल्डिंग है उसमें 7 माले का टावर है, जिसमें एक जो माला है वो गौरी खान का है, शाहरुख खान की बीवी का, और 6 माले उस सीए के हैं। अब आप सोच लो, इतना बड़ा सीए है, फीस कितनी लेता है रिलायंस से? 20 करोड़ रुपए ऑडिट के। और हमारे पास जो ग्राहक आते हैं 5,000 रुपए देते हैं, सर ऑडिट कर दो। अब सब तरह की बात है। देखो अब डॉक्टर जो होते हैं बंगाली साहब भी होते हैं, 20 रुपए में इंजेक्शन भी लगा रहा है, दवा भी दे रहा है, और फीस भी आ गई। और डॉक्टर 5,000 के भी होते हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। पर मैं एलिजिबल हूं रिलायंस की ऑडिट करने के लिए भी।
योग्यता तो है। अब रिलायंस वालों को समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है ना? तो वो उनके जिस दिन समझ में आएगी वो आएंगे मेरी शरण में, तब कर देंगे ऑडिट। तो ऐसा नहीं है कि आप इलिजिबल हो गए तो आप और किसी की ऑडिट कर दोगे, सामने वाला आपको क्या करे, अपॉइंट भी तो करे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट, कि हमें नियुक्ति कौन करता है। एक बात समझ गए? इसी में एक और क्वालिफिकेशन सुनो। अब एक और क्वालिफिकेशन सुनना, ये तो समझ में आ गया। अब क्या होता है साहब, आजकल जो जमाना है ना वो मल्टीपल सर्विस का है, और एक आदमी मल्टीपल सर्विस नहीं दे सकता, एक आदमी बहुत सारा काम भी नहीं कर सकता। तो दो चार लोग मिलकर काम करें तो क्या बुराई है बताओ? तो 99% सीए की आपको क्या मिलेंगी? पार्टनरशिप फर्म में। क्या मिलेंगी? पार्टनरशिप फर्म। अगर सीए ने क्या बना ली? साझेदारी फर्म। किसने बनाई बताओ ये फर्म? साझेदारी फर्म किसने बनाई? सीए ने बनाई। और उसमें अगर सीए के अलावा कोई और कोई पार्टनर बना ले तो बना सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि साझेदारी फर्म में अधिकांशतः साझेदार, अधिकांशतः बोले तो मेजोरिटी, मेजोरिटी पार्टनर क्या होने चाहिए बताओ? मेजोरिटी पार्टनर सीए होने चाहिए। यानी कि 3 में से 2 तो क्या होने चाहिए? सीए होने चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? उनके पास क्या होनी चाहिए? सीओपी होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो भी पार्टनर होंगे ना वो सारे क्या होंगे? प्रैक्टिस वाले होंगे। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो पार्टनर भले ही बन जाओ पर वो ऑडिट नहीं कर सकता। और प्रैक्टिस में भी कैसे हो? होल टाइम हो। और प्रैक्टिस कहां कर रहे हैं वो? इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया में प्रैक्टिस करें, होल टाइम प्रैक्टिस में हो, सीओपी उनके पास हो, तो ऐसी फर्म जिसके अधिकांशतः साझेदार क्या है? सीए हैं, अभ्यासरत हैं, तो उस फर्म को भी क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। किसको अपॉइंट करेंगे अपन? फर्म को। ऑडिटर की बात नहीं कर रहा, किसको अपॉइंट करेंगे? फर्म को। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि साहब एक साझेदारी फर्म बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? जेके एंड कंपनी। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एंड कंपनी लिखा हुआ है तो ये क्या हो गई? कंपनी। कंपनी की पहचान क्या है? नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा गया, तो फैशन है। और आप आज पूरा जयपुर भ्रमण कर लेना, आपकी भी रिश्तेदारी में कोई ना कोई सीए मिल ही जाएगा। सीए की जितनी भी फर्में हैं उनके नाम के आगे या तो मिलेगा एंड कंपनी या मिलेगा एंड एसोसिएट। ये 2 नाम हमको इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि आप नाम के आगे ये ऐड कर सकते हो। तो हम हमारी फर्म इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि भाई हम एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। अब इस फर्म में 3 पार्टनर हैं। कौन कौन? जे के जी। जे सीए है, के सीए है और जी क्या है? सीएस है। ठीक है, तीनों प्रैक्टिस में है। अब एक कंपनी एबीसी लिमिटेड आती है और ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है। बताओ किसको? जेके एंड कंपनी को। यानी कि इस फर्म को अपॉइंट करना चाहती है। आप बताना जनाब, इस फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। फर्म को बोल रहा हूं मैं, जे को नहीं बोल रहा हूं, के को भी नहीं बोल रहा हूं, जी को भी नहीं बोल रहा हूं, फर्म को बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म जिसके अधिकांशतः साझेदार क्या हो? सीए हो, तो उस फर्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है। उस फर्म को भी क्या किया जा सकता है? अपॉइंट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? आप बताओ जी, आप बताओ बेटा, आपके चेहरे से कुछ लग रहा है ऐसा, पूछना चाह रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है पक्का? अगर ये के सीएस होता तो बताओ, जे सीए है, के भी सीएस होता और जी भी सीएस होता तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिकांश तो क्या होने चाहिए? समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ू, यहां तक सबकी क्लियर है? आपने बेटा बीओ में मेरे से एक चीज पढ़ी थी कि सब साझेदारी फर्म जो है ना वो तो बहुत बेकार चीज है। बेकार है? याद है या भूल गए? वही चूना लगाने वाला, याद है ना? करे कोई और। अब देखो हम तीनों पार्टनर हैं, ऑडिट करके आया कौन? जी। इसने वहां पे मिली भगत कर ली,
जो कंपनी ने फ्रॉड कर रखे थे वो छुपा लिए, जबकि हमारा काम तो क्या था? फ्रॉड को, कपट को, त्रुटियों को खोजना और बताना। क्या हम ऐसा करते? नहीं करते तो हैं, लेकिन उजागर नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्या आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोग हमें खरीद लेते हैं, तो फिर हम शांत हो जाते हैं। बताओ ऐसा होता है नहीं होता? समझ में आ रहा है? अब गड़बड़ करी इसने जे ने, और केर जी को तो कानो कान खबर ही नहीं। और कल को मान लीजिए पत्ते खुल गए, जब दिनमान उल्टे आते हैं ना, तो फिर राम रहीम के साथ क्या हुआ आपको मालूम है? नहीं तो बेचारा संत था, बड़े बड़े मुख्यमंत्री उसके दुख देने आते थे। जब दिनमान उल्टे आते तो ऐसे ही आते। तो साहब इनको इंट्रोगेशन हुआ, मालूम चला कि ये कपटी था। मालूम है क्या होगा? गड़बड़ करी किसने? जे ने, और भुगतेंगे कौन? के और जी भी। इसी का नाम साझेदारी है, करे कोई और भरे कोई। तो ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। तो क्या करूं बताओ? मैं काम भी करना चाहता हूं, दायित्व भी कम करना चाहता हूं, क्या करूं? कंपनी बना लो, यही सुनना चाहता था कि कोई बच्चा ये बात बोल दे। तो अब सुन लो बेटा, सीए कभी भी मिलकर कंपनी नहीं बना सकते। अगर आपने कंपनी बना ली तो आप किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। सर आपने तो बना रखी है सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। अरे तो सर्जन इंस्टीट्यूट ऑडिट करता है क्या? सर्जन इंस्टीट्यूट तो कोचिंग करता है। मैं बात कर रहा हूं कि सीए मिलकर क्या बना ले? कंपनी, और फिर वो क्या करना चाहे? ऑडिट। नहीं हो सकती। तो सीए कंपनी तो नहीं बना सकती, अलाउड ही नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी कैन नॉट बी डन इन कॉर्पोरेट फॉर्म, कि लेखांकन का जो अभ्यास है वो निगमित प्रारूप में नहीं हो सकता। आपको कंपनी नहीं बनानी, कंपनी नहीं बना सकता सीए। लेकिन मैं अपना दायित्व क्या करना चाहता हूं? सीमित। बताओ कर सकता हूं या नहीं कर सकता? देखो समय बहुत बदल गया, तो रिक्वायरमेंट आई, हमको भी डर लगता है। जब मैं आपकी उम्र में था, पढ़ता था, तो मैं कागजों पे साइन कर करके प्रैक्टिस करता था कि यार सीए बन गया, ऐसे साइन करूंगा। और हमने तो यही सुन रखा था भाई साइन करने के क्या मिलते हैं। आज मेरे को साइन करने में ही डर लगता है बस, बाकी और कोई डर नहीं है। कोई साइन करवाता है ना तो उसमें डर लगता है मेरे को। क्यों? क्योंकि साइन के साथ पैसे जरूर आ रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। अभी मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उससे कुछ गलती हो गई, ऑपरेशन करते टाइम उसकी बीवी का फोन आ गया, बेचारा मानसिक संतुलन खो बैठा। है तो वो भी इंसान ही, और वो मोबाइल अगले के पेट में ही रह गया, और उसने पेट सील दिया, रिंगटोन बज रही है अंदर। अब बताओ डॉक्टर का क्या करेंगे? मालूम है घर वाले क्या करते हैं? उस डॉक्टर को वहीं हॉस्पिटल में ही पीट देते हैं। तो अब आपको बता दूं, मेडिकल में एक्ट बन गया है, किसी भी डॉक्टर के साथ अगर आपने मारपीट कर ली ना तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप उसके ऊपर केस करो, आप उसके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाओ, उसका मेडिकल काउंसिल देखेगा, उसकी डिग्री रिजेक्ट करेगा। ऐसे हमारे साथ भी है कि मेरे से गलती हो गई, लापरवाही कर दी मैंने, तो मेरा दायित्व आता है। दायित्व आता है तो मेरे घर बिक जाएंगे क्या? बताओ फिर ऐसी डिग्री लेने का क्या फायदा? एक तो पढ़ाई लिखाई करो, फिर घर बिकवा दो। मैं किसी का दुश्मन थोड़ी हूं, पर गलती तो हो ही सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि भाई आप कंपनी तो नहीं बना सकते, पर आप अपने दायित्व क्या कर सकते हो? सीमित कर सकते हो। तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? LLP। क्या नाम रखा गया बताओ? फुल फॉर्म बताओ बेटा। और ध्यान से पढ़ा कर, बहुत बार बोल चुका हूं क्लास में, पहले भी बोला था ना LLP का नाम। बताओ बेटा, नहीं ध्यान में? आप बताओ। L का मतलब लिमिटेड, फिर L का मतलब लायबिलिटी, और P का मतलब पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी। समझे आप? मतलब पार्टनरशिप भी करो और दायित्व भी क्या होंगे?
सीमित होंगे। तो आजकल ये भी इन्होंने क्या कर दिया, हमको अलाउ कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, एलएलपी बना सकते हो और आपका दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। मुझे बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, सबके क्लियर है? एक बार थोड़ा सा एलएलपी के बारे में बता दूं, हालांकि बीओ में हम डिटेल में पूरा एक्ट पढ़ेंगे, एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको आप हिंदी में कहते हो सीमित दायित्व साझेदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बताओ ये क्या है, एलएलपी क्या है? क्या ये साझेदारी है? बताएं, क्या एलएलपी साझेदारी फर्म है, पार्टनरशिप है क्या ये? आप बताएं जनाब, क्या विचार है आपका? एलएलपी साझेदारी है क्या? हाँ हाँ, ऐसे नाम से लग रहा है कि ये साझेदारी है, पर ये साझेदारी नहीं है। आपको ध्यान हो तो मैंने एक किस्सा सुनाया था, मेरी बेटी का भी बताया था आपको कि बहुत पतली सी है, डॉक्टर ने बताया पालक खाओ, वो खानी नहीं है। एक्चुअल में ये दो चीजों का मिश्रण है। किस किस का? साझेदारी का और किसका? कंपनी का। हमने क्या किया, कंपनी भी नहीं बनाई और ना ही क्या बनाई, साझेदारी। अच्छे अच्छे गुण किसके ले लिए? साझेदारी के। और अच्छे अच्छे गुण किसके ले लिए? कंपनी के। और दोनों का एक मिक्सर बना दिया और क्या नाम रख दिया उसका? एलएलपी। तो एलएलपी ना तो कंपनी है और ना साझेदारी है। भाई जैसे पालक पनीर की सब्जी है, तो बताओ वो पालक है कि पनीर है? सर ना तो पालक ही है और ना पनीर ही है, पर है दोनों। समझ में आ गया? तो ये एलएलपी जो है ये अपने आप में एक अलग एक्ट है इसका। ना तो इसके ऊपर साझेदारी अधिनियम लागू होता है और ना ही उसके ऊपर कंपनी अधिनियम लागू होता है। इसके ऊपर तो खुद का एक एक्ट है, इसका खुद का कानून है, जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, 2008 में नया एक्ट आया है, नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में कि आप इस तरीके का भी काम कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये ना तो कंपनी है ना क्या है, साझेदारी। तो फिर ये है क्या? एलएलपी फिर क्या है? ना तो साझेदारी है और ना क्या है, कंपनी है, और दोनों के गुण हैं। तो कुछ नाम तो दें, जैसे पपीता शेक, नाम तो दिया कम से कम। अब पपीता शेक और पपीते के जूस में फर्क है क्या? क्या फर्क है बताओ सिकंदर बाबू? शेक में सर थोड़ा आइसक्रीम डाल देते हैं, तो उसको एक नाम तो देना। या अब किसी को जाके बोलो भाई एक पपीता ले और उसमें आइसक्रीम डाल दे, मालूम चला पपीते के 2 टुकड़े करे रहा, एक आइसक्रीम डब्बे में डाल दिया, ले जा पपीता शेक। नाम तो बताओ उसका। तो ये कहानी है ना यहाँ पर भी। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? तो एलएलपी एक क्या है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि मोस्टली बच्चे मेरे से रिपीट पूछते हैं, इसमें अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी क्या है? एक निगमित निकाय है। एलएलपी क्या होती है बताओ? एक निगमित निकाय होती है। एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। क्या होती है बताओ? निगमित निकाय होती है। सर अब ये क्या भला आ गई नई? निगमित निकाय किसको कहते हैं? किसको कहते हैं निगमित निकाय? तो सुनो, निगमित निकाय उसको कहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में क्या हो, पंजीकृत हो। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, कहीं ना कहीं का मतलब चाहे देश में चाहे विदेश में, और किसी ना किसी का मतलब किसी भी कानून में, जो क्या हो, पंजीकृत हो, और जो ही पंजीकृत हो वो अलग और उसको बनाने वाले अलग। क्या रखें? ये पृथक अस्तित्व, जैसे कंपनी। समझ में आ गया? बताओ कंपनी निगमित निकाय है या नहीं है? बताओ, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं अब टेक्निकल आ गया हूं, जहां कोई अटक जाए ना तो ऐसे गटक मत जाना, पूछ लेना।
और आप मेरे से कितना ही पूछ सकते हो। मेरी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बता दूं कि मुझे गुस्सा तो 1% ही नहीं आता, तुम कितना ही उकसा लेना। 2007 से पहले आता था, फिर एक इवेंट हुई, उसके बाद गुस्सा एकदम खत्म। ठीक है ना, तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गई। आप खूब पूछो, बिना समझे इसको गटक मत जाना, क्योंकि मैंने आपको डे 1 में कहा था कि ऑडिट रटने की सब्जेक्ट नहीं है, आपको घर पे जाके पढ़ना ही नहीं है, क्लास में ध्यान दे लो और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आप तो एग्जाम की मेरे भी नहीं एग्जाम की। समझ में आ गया? पंजीकृत और पृथक अस्तित्व, जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो और पृथक अस्तित्व रखिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताएंगे बेटा, बताओ कंपनी निगमित निकाय है या नहीं है? आप बताओ क्यों है, कारण भी बताना पड़ेगा। देखो, कंपनी का निर्माण ही कब होता है? जब वो रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि उसका क्या हो, पंजीकरण हो। समझ में आ गया? और कंपनी जो ही बनती है वो अलग, और उसको बनाने वाले भी अलग। समझ में आ गया ना? तो कंपनियां क्या होती हैं? निगमित निकाय होती हैं। वैसे ही एलएलपी भी क्या होती हैं? निगमित निकाय, क्योंकि एलएलपी का पंजीकरण करवाना क्या है? अनिवार्य। कौन से एक्ट में? एलएलपी एक्ट 2008। और जो ही एलएलपी बन जाती है, एलएलपी अलग और उसके साझेदार अलग, इनका क्या माना जाता है? पृथक अस्तित्व। समझ में आ गया क्या? सब क्या आ गया क्या? बताओ, किसी के डाउट हो तो पूछो। नहीं, मुझे तो डाउट है ही नहीं। वो अलग बात है कि काम कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप? इसका अलग फॉर्मेट है काम करने का, उसका अलग फॉर्मेट है काम करने का। कंपनी जनता में अंशों का निर्गमन करके क्या ले सकती है? धन जुटा सकती है। ये थोड़ी कर सकती है। ये तो पैसा किससे लेगी? अपने साझेदारों से। मैंने ये थोड़ी कहा कि पूरी की पूरी कंपनी है। मैंने क्या कहा? कंपनी के कुछ कुछ गुण हैं और साझेदारी के भी कुछ कुछ गुण हैं। आप कंपनी बना लो, कंपनी में सदस्यों को लाभ बांटा जाता है क्या? जरूरी नहीं है। लाभ होंगे तो बांटूंगा ना, और हो तो भी बांटे, ये भी जरूरी नहीं है। घोषणा होगी तो बटेगी। आप रिलायंस के शेयर खरीद लो, आपके पास में लाभांश है, जरूरी थोड़ी है। लेकिन साझेदारी का तो अनिवार्य तत्व है कि अगर लाभ है तो साझेदारों में बटेंगे। तो ऐसे कुछ अच्छी बात किसकी ले ली हमने, और कुछ अच्छी बात किसकी ले ली, और एक फॉर्मेट बना दिया। कौन सा? एलएलपी। समझ में आ गया क्या? आ रहा पक्का? सब क्या आ गया? चल, अब ये बच्चा बताएगा। क्या सभी कंपनियां निगमित निकाय होती हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या सभी कंपनी निगमित निकाय होती हैं? क्या सभी कंपनी निगमित निकाय होती हैं? वेदर ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट? बताओ, क्या सभी कंपनियां निगमित निकाय हैं? आपको खाली यस या नो में आंसर देना है। तो आपका आंसर आ रहा है यस, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि कंपनियां सारी क्या होती हैं? निगमित निकाय होती हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी निगमित निकाय, क्या सभी निगमित निकाय कंपनी होते हैं? क्या सभी निगमित निकाय कंपनी होते हैं? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे। इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा बेटा इसका? क्योंकि पीछे से आवाज आ गई। कारण बताओ। रजिस्टर तो निगमित निकाय होती है। यस, बिल्कुल सही पकड़े आप। समझ में आ रहा है बेटा? ये बच्ची के चेहरे से लग रहा नहीं आया। पूछ बेटा, कहां अटक गई गणित? पूछो। नहीं आया समझ में? हाँ, अब मेरे को चेहरे पढ़ने पड़ते हैं। बताओ, ये तो शादीशुदा हूं इसलिए चेहरे पढ़ लेता हूं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या आ रही है। आप मेरे से नहीं छुपा सकते। मैं फेस रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूं। ठीक है, ये कला मैंने 2007 से सीख ली थी, तभी तो आज तक जिंदा हूं।
दोबारा सुनो बेटा, कहाँ अटकी गणित वो बताओ, कहाँ अटकी? उसकी छोड़ो, आपको ये टॉपिक समझ में आया क्या? ये बताओ, ये टॉपिक समझ में आ गया क्या? मैं आपसे ये क्वेश्चन का जवाब जानना चाह रहा हूँ। क्या सभी निगमित निकाय कंपनी होते हैं? क्यों नहीं होते, उसका कारण बताओ। तो वो क्यों नहीं है कंपनी? क्योंकि कंपनी क्या होती है बताओ, कंपनी की डेफिनेशन क्या बताई थी? जो कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत हो, और यहां एलएलपी किस में पंजीकृत है? तो ये निगमित निकाय तो है, क्योंकि निगमित निकाय में मैंने क्या कहा, कहीं भी पंजीकृत हो जाए, चाहे कंपनी अधिनियम में हो चाहे किसी और एक्ट में हो, तो ये निगमित निकाय तो हो गई। लेकिन कंपनी क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये कंपनी एक्ट में क्या नहीं है, पंजीकृत नहीं है। समझ में आ गया? तो कारण क्या है इसका? सभी निगमित निकाय कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वे कंपनी एक्ट में क्या हो, पंजीकृत हो। यह जरूरी नहीं है कि वो कंपनी एक्ट में क्या हो, पंजीकृत हो। समझ में आ रहा है क्या? आप कहें सर ये सब क्यों बता रहे हो? मैं अभी जब मैं अयोग्यता शुरू करूंगा ना, और उसकी पहली अयोग्यता बताऊंगा, और उसमें यही बताऊंगा आपको कि अगर सीए ने मिलकर निगमित निकाय बना ली तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। तो आप कहें ये क्या बोल गए? समझ में आ रहा है सबके? अभी भी किसी के मन में डाउट है तो पूछ लो। प्राइवेट लिमिटेड नाम क्या की क्या लिखा हुआ है? वही बता रहा हूं, आपसे ही पूछूंगा, आप ही बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। प्राइवेट लिमिटेड मतलब नहीं, ऐसे प्राइवेट तो सारी प्राइवेट है। प्राइवेट लिमिटेड क्यों लिखा आपने? आपके नाम क्या लिख लो, जो क्या नाम है आपका बताओ? है राहुल प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे थोड़ी बोल दोगे आप। आपकी बीबी बोल सकती है कि आपको ऐसे कि राहुल प्राइवेट लिमिटेड मेरा है, निजी है। अरे भैया प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखा जाएगा, इसका मतलब वो कंपनी एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है, तब आपको ये उपाधि मिलती है। जैसे सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, हमने कंपनी एक्ट में अपने आप को क्या करा रखा है, समझ गए? और एलएलपी किस में रजिस्टर्ड है? पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि वो प्राइवेट लिमिटेड है और ये क्या है बताओ, ये एलएलपी है, क्योंकि ये एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो किस में रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट में। पहला डिफरेंस समझ गए। दूसरा डिफरेंस, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या लागू होगा, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और एलएलपी को भी कौन हैंडल कर रहा है, आरओसी, पर उसके ऊपर कानून कौन सा लगेगा, एलएलपी के। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी साझेदार नहीं होता। अब कोई हमको ये कहे कि सर आप और मनीष सर पार्टनर हो, अरे पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है हमारी, हम पार्टनर थोड़ी हैं। मनीष सर अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में साझेदार नहीं होते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसने जितना पैसा लगाया उतने का सदस्य। आज बताओ रिलायंस का मालिक कौन है? ये आपने सुना हो, रिलायंस का मालिक कौन है बताओ? अरे आपके सामने खड़ा, रिलायंस का मालिक मैं हूं। मैंने शेयर ले रखे, और जो कंपनी के अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। तो से फिर अंबानी कौन है, नौकर है, मैंने अपॉइंट किया उसको एज ए डायरेक्टर, काम काज संभाल रहा है, मैं थोड़ा बिजी हूं यहाँ जूनियर अकाउंटेंट में, उसको अपॉइंट कर दिया, भाई तू काम संभाल। तो कंपनी में दो लोग होते हैं, एक मालिक जो कौन होते हैं, कंपनी के सदस्य जो पैसा लगाते हैं, और एक होते हैं संचालक जो कंपनी का क्या करते हैं, संचालित। समझ में आ रहा है? क्या ये दोनों एक ही आदमी हो सकता है? कि आप सदस्य भी हो संचालक भी हो? हाँ, मैं पैसा लगा रहा हूं तो कंपनी चलाऊंगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो सर्जन में हम ही तो क्या है, मालिक हैं, और हम ही क्या है, संचालक है। समझ में आ गया? लेकिन एलएलपी में ना कोई संचालक होता है और ना कोई सदस्य। एलएलपी में क्या होता है, साझेदार, पार्टनर, ये फर्क है। तो ये क्या है, अलग अलग फॉर्मेट है व्यापार करने की। अभी आप बेरोजगार हो, फिर आप रोजगार में आओगे, जूनियर अकाउंटेंट बनोगे, फिर आपको थोड़े दिन में फील होगा कि यार ये सैलरी तो कम है, अभी तो आपको लग रहा है यार मिले तो सही, फिर थोड़े दिन में फील होगा यार ये सैलरी तो कम है, तो आप अनैतिक कार्य में लग जाओगे, ठीक है। फिर आपके पास खूब पैसा आ जाएगा, तो आप सोचोगे इस पैसे का क्या करें। तो पैसों की प्रवृत्ति ये है कि इंसान की बुद्धि को वो
मतलब डाइवर्ट कर देती है। आप सोचोगे यार व्यापार कर लें, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मैं व्यापार तो कर लूं पर किस तरीके से करूं कि मेरा दायित्व भी नहीं आए और काम भी कर लूं। समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग फॉर्मेट है, आप अकेले कर लो, साझेदारी फर्म बना लो, एलएलपी बना लो, कंपनी बना लो, बहुत तरीके हैं। यहां तक समझ में आ गया? बोलो सबकी क्लियर है? आगे बढ़ूं? सीए नहीं बना सकते, अभी रुको, उसको अयोग्यता में पढ़ाऊंगा। मैं समझ गया आपके मन की बात। आपने कुछ नहीं बोला ना? मैं बोलूं क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ लोग क्या पूछोगे। आप पूछोगे सर एलएलपी निगमित निकाय है, और आप कह रहे हो कि एलएलपी बना के सीए क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। और अभी आप कह रहे थे कि निगमित निकाय नहीं बना सकता। यही पूछना चाह रहे थे? तो मालूम है ना मेरे को क्या पूछोगे आप। बताऊंगा, इसका भी जवाब दूंगा। अभी रुको, पहले यहां तक का पचने दो। यहां तक समझ में आ गया क्या सबके? आगे बढ़ूं? धारा 141 की उपधारा 1 क्या हो गई मेरी तरफ से? कंप्लीट। हाँ बेटा, हाँ हाँ, विद्युत वाली ये गवर्नमेंट है अभी तक तो। नहीं नहीं, प्राइवेट लिमिटेड का लिखा हुआ है। कैसे हो गई? वो प्रसारण है, प्रसारण। प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्रसारण। प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो। और ऐसा भी नहीं है कि जिसके नाम के आगे लिमिटेड लिख दिया तो वो सरकारी हो गई। रिलायंस लिमिटेड वो क्या है? सार्वजनिक। क्योंकि कंपनियां दो ही होती हैं, या तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। अब वो सरकारी है या नहीं है ये तो आपको उसके नाम से मालूम नहीं चलेगा, उसकी पूंजी से मालूम चलेगा कि उसमें पैसा किसने लगा रखा है। क्योंकि सार्वजनिक कंपनी में पैसा कौन लगाता है बताओ? जनता। और जनता में सरकार भी आती है, सरकार भी पैसा लगा सकती है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ूं तो देखो, धारा 141 की उपधारा 1 एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। कंपनी की ऑडिट करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है? ओनली सीए, जिसके पास सीओपी हो, ऑल टाइम प्रैक्टिस में हो, इंडिया में प्रैक्टिस करता हो। अगर सीए ने मिलकर क्या बना ली? साझेदारी फर्म, या क्या बना ली? एलएलपी। क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट अलाउ कर दिया, पर कंपनी नहीं बना सकते हम। साझेदारी फर्म बना ली, या क्या बना ली? एलएलपी। जिसके अधिकांश साझेदार क्या हैं? चार्टेड अकाउंटेंट है। तो इस फर्म को या एलएलपी को भी सीए के रूप में क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। धारा 141 की उपधारा 1 मेरी तरफ से कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। आगे चलूं? अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पूछें? एक एग्जाम्पल से समझो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट करती है। किसको? जेके एंड कंपनी को अपना अंकेक्षक नियुक्त कर देती है। इस जेके एंड कंपनी में 3 पार्टनर हैं। कौन कौन? जेके जी, जेबीसीए है, केबीसीए है और जीबीसीए है। ये लो, तीनों ही सीए हैं साहब, तीनों के पास सीओपी है। पहला क्वेश्चन, बताओ ये कंपनी इसको अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। बोलो बेटा, सबके क्लियर है कि ये कंपनी इस फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ, अपॉइंट किया फर्म को, फर्म में कितने पार्टनर? ऑडिट करने कौन जाए? भाई फर्म के तो हाथ पैर है नहीं, फर्म क्या है? तीनों का कंबाइंड नाम है फर्म। ऑडिट करने कौन जाए? अब ऑडिट करने तो कोई भी जा सकता है। ऑडिट कौन करने जा रहा है ये मायने नहीं रखता। ऑडिट तो मेरे स्टाफ भी करते हैं। अब मेरे पास में 250 ऑडिटें हैं, तो मैं अकेला कर लूंगा क्या ऑडिट? हमारी तो टीम है पूरी, और वो टीम करती है ऑडिट। लेकिन साइन वो थोड़ी करेंगे। रिपोर्ट बनेगी ऑडिट होके, और उस पर क्या होंगे मेरे? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि अंकेक्षण फर्म को नियुक्त किया गया, भाई अगर सीए को नियुक्त किया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीए अकेला होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई मुझे नियुक्त किया, मैं ही साइन करूंगा, उसमें पूछने की बात ही क्या है। लेकिन अगर फर्म को नियुक्त किया गया, जैसे मान लो किसको अपॉइंट किया गया है? जेके एंड कंपनी को, तो बताओ ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? सबके समझ में आ गया? अब इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं किसमें? धारा
141 की उपधारा 2 में, जो किसके साथ पढ़नी है? रीड विथ सेक्शन 145, जो धारा 145 के साथ पढ़नी है। तो पहले तो धारा 145 बताता हूं, ठीक है। धारा 145 का नाम है अंकेक्षण प्रतिवेदन, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर। कि साहब ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? ये बात किसमें बताई गई है? धारा 145 में। धारा 145 ये कहती है कि ऑडिट रिपोर्ट पर साइन वो करेगा जिसको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। जिसको नियुक्त किया गया है, आपने जिसको अपॉइंट किया है वही ऑडिट रिपोर्ट पर क्या करेगा? साइन करेगा। अब आज ऐसे थोड़ी है कि मैं रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट पे जाके साइन कर दूं और कहूं साहब मैं सीए हूं। अरे भाई तू है कौन? सीए है अपने घर में बैठ, हमने आपको नियुक्त ही नहीं किया तो साइन कैसे कर दोगे? समझ में आ रहा है? बताओ कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पर साइन? जिसको नियुक्त किया गया है। अब मैं अगर इस धारा को पढ़ता हूं तो मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा कि साहब एबीसी लिमिटेड ने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है। किसको बताओ? जेकेएन कंपनी को। और इसमें पार्टनर कितने? 3। कौन कौन? जेकेजी। बताओ नियुक्त किसको किया गया है? नियुक्त किसको किया गया है? फर्म को। तो अगर धारा 145 को पढ़ते हैं तो ये कहती है कि जिसको नियुक्त किया गया वो साइन करे। नियुक्त करा हमने किसको? फर्म को। फर्म के तो हाथ ही नहीं है, साइन कहां से करेगी? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, कॉमनशियल कंपनी की होती है बेटा, पार्टनरशिप फर्म की थोड़ी होती है। कॉमनशियल किसकी होती है? कंपनी की होती है। अब देखो, आप अपने मन मर्जी से नहीं बोल सकते, कानून है। कानून में तो शब्दों का ही फर्क पड़ता है, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है आपको। शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। कानून में तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए ना, अर्थ का क्या हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया कानून से। साहब एक बार मैं और मेरी वाइफ एक प्रोग्राम में गए, शादी का प्रोग्राम था। तो ये शादी में क्या होता है, एंकरिंग करने वाले आ जाते हैं स्टेज पे। तो एक एंकर जो था जिसने एंकरिंग करनी थी, उसने माइक पे अनाउंसमेंट किया कि मैं यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ और जिसका सही जवाब होगा उसको इनाम मिलेगी। तो सारी महिलाएं देखने लगी, आनंद तो क्या आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पहले पति का नाम बताओ। तो मेरी वाइफ चिल्लाने लगी, कितना बदतमीज आदमी, और उसको बोलती कि फर्स्ट एंड लास्ट, मेरा नाम लेने लग गई कि भाई ये है मेरे पहले और दूसरे, क्या होते हैं इसमें, समझ रहे हो? हाँ, अब मैं इसको खाली शब्द को रोक के बोलता हूं मोदी स्टाइल में। आपके पहले पति का नाम बताओ। क्या समझे बताओ? आपको नाम बाद में बोलना है, पहले किसका नाम बोलना है? आपको अपने पति का नाम पहले बोलना है। जैसे रोको मत जाने दो, और दोबारा बोलता हूं इसी को, रोको मत जाने दो। अर्थ का अनर्थ हो गया ना, कोमा एक जगह लगा दिया ना, अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। ये कानून है बेटा। कानून में थोड़ा सा भी तुमने इधर उधर पढ़ा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। शब्दों का ही तो फेर है। आज कोई वकील जो है वो करोड़ों रुपए कमाता है तो शब्दों में ही तो कमाता है कि सब कानून में ऐसा लिखा है, इसका अर्थ ये है। तो अब सुनो ध्यान से, धारा 145 से कहते हैं कि जिसको नियुक्त किया गया वो साइन करे। तो नियुक्त किसको किया गया? फर्म को। अब फर्म साइन कैसे करे? आपके सर इसकी व्यापक कोई भी कर दे तो आपके कहने से थोड़ी हो जाएंगे। ये बात कहां लिखी हुई है? धारा 141 की उपधारा 2 में। अब धारा 141 की उपधारा क्या कहती है कि यदि किसको नियुक्त किया गया? फर्म या एलएलपी को नियुक्त किया जाता है। यदि फर्म या एलएलपी को
नियुक्त किया जाता है। अगर आपने फर्म या एलएलपी को नियुक्त किया है तो ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करेगा? तो ये धारा कहती है कि अगर फर्म या एलएलपी को नियुक्त किया गया तो ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट जो उस फर्म का क्या हो? पार्टनर हो। चार्टेड अकाउंटेंट जो उस फर्म का क्या हो? पार्टनर हो, वो साइन कर सकता है, चाहे ऑडिट कोई भी करके आया हो, साइन वो कर सकता है। समझ में आ गया? तो बताओ यहां पर कौन साइन करेगा? चाहे तो जे कर दे, चाहे के कर दे, और चाहे जी कर दे, क्योंकि तीनों क्या है? पार्टनर है, और तीनों क्या है? सीए हैं। अब बोलो समझ में आ गया क्या? किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबके क्लियर है? पक्का? आप बताओ बेटा, समझ में आ गया? पक्का? इसका आंसर दे। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये अपना ऑडिटर अपॉइंट कर रही है किसको? जेकेएन कंपनी को। इसमें 3 पार्टनर हैं, जे के जी। जे सीए है, के सीए है, जी सीएस है। समझ में आ रहा है? पहले तो बताओ ये नियुक्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि अधिकांशतः साझेदार क्या है? तो नियुक्ति हो सकती है। अब बताओ रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? या तो जे करे या के करे। जी क्यों नहीं कर सकता? हाँ, समझ में आ गया ना? अब सुनो कहानी। मान लेते हैं कि ये भी क्या है? सी है, तो कोई भी कर सकता है। अब एक और कहानी सुनो। इस फर्म में मिस्टर पी नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट है। मिस्टर पी नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है? और वो इस फर्म का क्या है? मैनेजर है। सारा कामकाज ये संभालता है, सब कुछ देखता ही यही है। जैसे मैं मेरी फर्म की बात करूं तो मेरी फर्म में भी ऐसा ही है कि साहब मेरा ऑफिस है, मैं तो बहुत कम बैठता हूं, मैं तो मीटिंग में ही लगा रहता हूं सारे दिन। काम कौन करेगा? तो मैंने एक सीए रख रखा है और उसको मैं सैलरी देता हूं, वो मेरा पूरा काम संभालता है। मैंने उसको फुल पावर दे रखे हैं, तेरे जो मन में आए वैसे कर। भाई देना ही पड़ेगा ना, काम संभालेगा तो पूरा। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया क्या? बोलो यहां तक। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या ये पी एबीसी लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है क्या? देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, कर सकता है या नहीं कर सकता? बोलो बच्चों, आप बताओ, समझ में आ रहा है? नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, सीए होने से कुछ नहीं होगा। क्या कहा मैंने? सीए भी हो और उस फर्म का क्या हो? अब ये पार्टनर है ही नहीं तो ये ऑथोराइज कैसे हो गया? ये तो इस कंपनी का क्या है? मैनेजर है। ऐसे अगर कभी घुमा के पूछेंगे तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या? सबके क्लियर है? तो आज आपको मैंने 3 धाराएं कंप्लीट करा दी। धारा 141 की उपधारा 1, धारा 141 की उपधारा 2 और साथ में करा दी धारा 145, और एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, अंकेक्षक की योग्यता। एक बार अपन स्लाइड को रीड आउट करते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अंकेक्षक की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। धारा 141 की उपधारा 1, कंपनी का अंकेक्षण केवल एक ऐसा सीए यानी कि संधि लेखाकार कर सकता है जिसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का क्या है? प्रमाण पत्र है, तथा जो भारत में अभ्यास कर रहा हो। ठीक है? चार्टेड अकाउंटेंट हु हैज ए सर्टिफिकेट ऑफ होल टाइम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अंकेक्षण फर्म और एलएलपी यानी कि सीमित दायित्व साझेदारी जिसके अधिकांशतः, याद रखना बच्चों, बार बार जोर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? अधिकांशतः, सभी नहीं। और आपको मार्केट की 90% बुकों में क्या लिखा हुआ मिलेगा? सभी, क्योंकि कंपनी एक्ट 1956 में था सभी, और अब क्या कर दिया इन्होंने? अधिकांशतः। जिसके अधिकांशतः साझेदार क्या हैं? चार्टेड अकाउंटेंट हैं तथा पूर्णकालीन अभ्यासरत हो, तो ऐसी फर्म या एलएलपी को भी कंपनी अंकेक्षक के रूप में, फर्म को और एलएलपी को भी
कंपनी अंकेक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं, उस फर्म या एलएलपी के नाम से नियुक्त किया जा सकता है। धारा 141 की उपधारा 2 हमेशा किसके साथ पढ़ी जाएगी, धारा 145 के साथ पढ़ी जाएगी। यदि अंकेक्षण फर्म या एलएलपी को नियुक्त किया जाता है तो ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर इस फर्म का ऐसा साझेदार कर सकता है जो क्या हो, तो दो बातें होगी, साझेदार हो प्लस सीए हो। धारा 145 क्या कहती है कि ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर केवल एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे अंकेक्षक के रूप में क्या किया गया हो, नियुक्त किया गया हो। समझ में आ गई, 3 धाराएं याद हो गई अच्छे से, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे कि साहब कौन कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, कौन कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी धारा, 141 की उपधारा 3, जो किसके साथ पढ़नी है आपको, रूल 10। तो बच्चों रूल धारा वारा सब याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम लेगा अधीनस्थ बोर्ड और वो थोड़े से मेहनती हैं, तो थोड़ा पेपर में मेहनत करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आरपीएस की जैसे इधर उधर से टिका दिया, फिर बाद में मालूम चला रहे हमने क्या टिका दिया। फिर बच्चों से पूछते हैं तुम्हें कोई आपत्ति, बोला आपत्ति के अलावा कुछ और है तो बताओ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस लेके मेहनत करनी है। और आपके पास जो बच्चे भी आएंगे एग्जाम देने, वो सारे क्रीम ही होंगे, जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या बना रखा होगा, जिन्हें, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वैसे हिसाब कर देंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाख सवा लाख बच्चों को पास करेंगे। ठीक है, ये तो तय है। अगर कट ऑफ इनकी कम भी चली गई ना तो कम ही दे देंगे, पर लाख बच्चे सवा लाख बच्चे कम से कम ये एलिजिबल करेंगे कि साहब इतने तो हमको एग्जाम लेना ही है। लेकिन वो लाख सवा लाख लोग वो होंगे जिनको जूनियर अकाउंटेंट बनना ही है, तो कंपटीशन भी है, तो तैयारी भी करनी है अपने को उसी लेवल पे। अब देखो कंपनी की ऑडिट कौन नहीं कर सकता, बताओ कौन नहीं कर सकता। अब आप क्या बोलोगे, मैं बता दूं, हाँ, जो सीए नहीं है। तो बेटा जो योग्य ही नहीं है वो अयोग्य कैसे होगा भाई, जो योग्य ही नहीं है वो अयोग्य कैसे हो गया। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं कहना चाह रहा हूं आप सीए हो और फिर भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। अब देखो इसने फिर कहा कि सर आप सीए हो, कहीं पे नौकरी करते हो, तो फिर मेरा क्वेश्चन वही आ गया कि जब आप योग्य ही नहीं हो तो अयोग्य कैसे हो गए। मैं तो ये कह रहा हूं आप सीए हो, प्रैक्टिस भी करते हो, सीओपी भी आपके पास है, फिर भी अयोग्य हो, ऐसा होता है क्या। अच्छा आप बताओ मैं खुश रह सकता हूं, नहीं रह सकता भाई। क्या नहीं है मेरे पास, है? गाड़ी है, बंगला है, माँ है, लेकिन इन सबके बावजूद हमने एक गड़बड़ कर दी कि हम शादीशुदा भी हैं। तो एक ही काम हो सकता है, या तो शादी कर लो या खुश रह लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो ऐसे में कुछ अयोग्यताएं बताऊंगा कि अगर आप में ये हैं तो आप भले ही सीए होंगे, भले ही क्या होंगे, सीओपी होंगे, आप ऑडिट नहीं कर सकते। और एक लाइव एग्जांपल दे दूं, एकदम लाइव। सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऑडिट होगी या नहीं होगी, करानी पड़ेगी हमें, करानी पड़ेगी ना ऑडिट, तो मैं कर दूं। सीए हूं यार, 250 ऑडिट है मेरे पास में, आओ ऑफिस चाय पिलाते हैं आपको, बताओ क्यों नहीं कर सकता। अरे पार्टनर देखो शब्दों पे ध्यान दो, आदत गलत पड़ गई, ये कानून पढ़ रहे हो, कंपनी में पार्टनर थोड़ी होते हैं कोई, है क्या बोल रहे हो। कंपनी किसी की नहीं होती, कंपनी तो अपने आप में एक पृथक अस्तित्व रखती है। पर मैं इस कंपनी में क्या हूं, सदस्य, मैं इस कंपनी का क्या हूं, संचालक। तो मैं खुद की ऑडिट खुद करूंगा क्या, और करूंगा तो निष्पक्ष कैसे होगी। और ऑडिट का पहले लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि जब भी कोई आपसे पूछे कि ऑडिट क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, निष्पक्ष जांच होती है, स्वतंत्र जांच होती है। और स्वतंत्र तो वही रहेगा ना जो निष्पक्ष रहे। तो बताओ मैं सीए भी हूं, सीओपी होल्डर भी हूं, फिर भी मैं ऑडिट नहीं कर सकता। मेरे अपने पापा के बिजनेस की ऑडिट में नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अपने आप को क्या रखना है, स्वतंत्र। ऐसी बहुत सारी क्या बताऊंगा मैं आपको
अयोग्यताएं कि साहब अगर आपने ये कर लिया तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। जो हम पढ़ेंगे कहाँ से, धारा 141 की उपधारा 3 का वाक्य ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, यहां तक पढ़ने हैं आपको। समझ में आ रहा है? ये इतनी अयोग्यता है और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबके? तो हम एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में समझते हुए। पहला हम पढ़ेंगे धारा 141 की धारा 3 का वाक्य ए कि कौन नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं कल आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी इतना सा एक बार बता देता हूं। अगर सीए ने मिलकर क्या बना ली, निगमित निकाय, तो वो किसी भी कंपनी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर आपने कंपनी फॉर्म कर ली, क्योंकि कंपनी क्या होती है, निगमित निकाय, तो आप किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। जैसे सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में हम 2 लोग हैं, दोनों चार्टेड अकाउंटेंट, दोनों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम सर्जन इंस्टीट्यूट किसी की क्या नहीं कर सकती, ऑडिट नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद क्या एक कंपनी है। समझ में आ गया? सर आप मजे ले रहे हो हमारे, आप कह रहे हो कि निगमित निकाय बना ली तो आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ सर, ये देखो आपकी बोर्ड की लिखी हुई बताता हूँ आपको, या आपने हमें क्या कहा कि एलएलपी क्या है, निगमित निकाय है, और सर आपने हमें क्या कहा कि एलएलपी क्या कर सकती है। तो आपकी बात तो यहाँ खराब हो रही है कि आप निगमित निकाय बना लोगे तो ऑडिट नहीं कर सकते, लेकिन एलएलपी अपने आप में क्या एक निगमित निकाय है, तो ऑडिट कर सकते हो। तो इस नियम का ये क्या है, अपवाद। किसको छोड़कर, एलएलपी को छोड़कर। अगर सीए मिलकर क्या बना लेते हैं, एलएलपी, भले ही वो निगमित निकाय है, फिर भी क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। तो आप तो अपने दिमाग में इतना सा सेट रखो, ज्यादा अंदर नहीं घुसना हो, तो कि सीए मिलकर क्या नहीं बना सकते, कंपनी। अगर कंपनी बना ली तो वो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा आप कंपनी बना ही नहीं सकते, हमने बनाई रखी ना सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, पर ये क्या नहीं कर सकती, ऑडिट। पर सीए क्या कर सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं। तो इस नियम का क्या हो गया, ये अपवाद। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया क्या? पीछे से मुझे लग रहा है कि कुछ उड़ गया ऊपर के ऊपर से ही। पूछो बेटा, पूछो। ये लाइन समझ में आई क्या आपके? बताओ, मुझे इस बच्चे पे थोड़ा डाउट हो रहा है। पूछो बेटा, पक्का समझ में आ गया क्या है? नहीं आया? मैं दोबारा समझा दूंगा, बताओ। बताना तो पड़ेगा ही आपको। बताओ, इतना खोद खोद के पूछ रहा हूं तो ही नहीं पूछ रहे हो आप। मैं थोड़ी बोलूंगा आपको कि पूछो पूछो पूछो, आप बोलोगे सर दोबारा समझाओ। थोड़ा सा टेक्निकल है, डाइजेस्ट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि आप जीवन में पहली बार ऐसी चीज पढ़ रहे हैं। समझो ना, एक बार फिर बता देता हूं। निगमित निकाय क्या होता है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, और जो रजिस्टर्ड हो वो अलग और बनाने वाले अलग। तो जितनी भी कंपनियां होती हैं वो निगमित निकाय होती हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी होती हैं और उनके सदस्य अलग और कंपनी अलग। एलएलपी भी क्या है, एक निगमित निकाय है, क्योंकि वो एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो अलग और उसके साझेदार अलग। लेकिन मैंने योग्यता में बताया था कि सीए मिलकर क्या बना सकते हैं, एलएलपी। एलएलपी क्या है, एक निगमित निकाय है, फिर भी आप एलएलपी बना के ऑडिट कर सकते हो। लेकिन सीए ने अगर मिलकर कंपनी बना ली तो वो क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर है? आज इतना ही करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या स्टार्ट है, कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3, रीड विथ रूल 10 ऑफ कार 2014। सेक्शन 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज ये क्या कहता है कि यदि सीए निगमित निकाय बना लेते हैं तो यह निगमित निकाय किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती। परंतु एलएलपी इसका क्या है, अपवाद है। अर्थात एलएलपी एक निगमित निकाय है, फिर भी सीए की एलएलपी को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं। अब एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट।